वेलकम बैक नाज़रीन। सर, कराची में मवेशी मंडी का आगाज कर दिया गया है, जबकि लाहौर में कहा गया है कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, लाहौर के गुंजान इबाद इलाके हैं, उनमें मवेशी मंडी कायम नहीं की जाएगी। देखिए, लाहौर में तो ये फैसला किया गया है कि मवेशी मंडी वो शहर में कायम नहीं की जाएगी। जी जी। क्योंकि मवेशी मंडी में जाके जानवर खरीदना जो है वो उसमें इज्तिमा भी होता है और वो हाइजीनिक भी नहीं होता। जी जी। आप ये खतरा मोल नहीं ले सकते। मसलन कुर्बानी हम 60 साल करते हैं, इस बार भी हम मशवरा कर रहे थे क्या किया जाए, कौन जाएगा वहां से जानवर खरीदने के लिए, हम तो किसी को नहीं भेजेंगे। फिर उन्होंने कहा कि बजाय इस काम करने के क्यों ना जो अदारे इज्तिमाई तौर पर करते हैं, मस्जिदें करती हैं, दूसरे करती हैं, उनको कहा जाए कि वो कुर्बान। फिर किसी ने कहा कि वो गोश्त भी तो घर लाना जो खतरनाक होगा, क्या वो गोश्त बांट दिया जाए, क्या किया जाए। देखो ना, हर चीज के बारे में सऊदी अरब में जाके उन्होंने जो हज खोला है वो दिखावे का हज है कि वहां के कुछ लोगों को वो हज पे ले आएंगे और हज की रस्म पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा कि हज हो गया है। लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग वहां नहीं आ पाएंगे। और सऊदी अरब में भी कितने लोगों को इजाजत मिलती है, कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह ने अगर मुश्किल डाली है हम पर, और उसमें उलमा कराम ने भी इस पर यही राय दी है कि इस सिलसिले में जितनी भी एहतियात की जाए, ये दूसरों की जिंदगियों के लिए बेहतर है और आपकी अपनी जिंदगी के लिए बेहतर है। इसलिए तय यही हुआ था कि शहर के अंदर मवेशी मंडी नहीं बनाई जाएगी। कैसे किया जाएगा? आज एजाज शाह जो हमारे वजीर दाखिला हैं वो कुछ इस बारे में बात भी कर रहे थे। कराची वाले जो तो बहुत ही मोहतात हैं, वो तो लॉकडाउन करते हैं, वो तो कर्फ्यू तक जाने की बात करते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या सूझी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की है कि मवेशी मंडी को अलाउ कर दिया है। अच्छा, कराची की मार्केट बहुत बड़ी है ना जी, वहाँ जो जानवर आता है वो पूरे मुल्क से आता है, दूर दूर से आते हैं, और वो जानवर जो है महीना पहले ही आके वो बिकना शुरू हो जाते हैं। लाहौर में तो लोग जाके शहरों से बाहर भी जाके देहातों से इधर इर्द गिर्द से खरीद लेते हैं। गालिबन की ख्वाहिश यही है कि देहातों में इर्द गिर्द के इलाकों में लोग ये जगह बनाएं और जिसने खरीदना वो बाहर जाके खरीदे। लेकिन इज्तिमाई खरीदारी का जो भी मनसूबा होगा वो अच्छा नहीं होगा। कराची के तो 100 मील तक कोई गाँव है ही नहीं। यानी अगर देखा जाए सुपर हाईवे पर जाया जाए तो सुपर हाईवे पे पहले बनाया जाते थे ये मवेशी मंडी और वह लोगों को इकट्ठा किया जाता था। लेकिन कराची वालों ने इस बार अगर उसकी इजाजत दी है, कहाँ दी है मुझे नहीं पता। यानी कि हो सकता है सुपर हाईवे पे दी हो सकता है 40 किलोमीटर बाहर दी हो सकता है 30 किलोमीटर बाहर दी हो, मुझे इसका इल्म नहीं है। अगर होता इल्म तो मैं फरूक सत्तार साहब से पूछ लेता, उनसे कर लेता क्या सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल ऐसी है जिस पे गौर करना। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। चीनी वजारत दफा के तर्जुमान ने कहा है कि लद्दाख के मामले पर होने वाली कशीदगी की तमाम जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है और हमारी अफवाज ने मौसर अंदाज से चीन की कौमी सलामती का दिफा किया। असल बात यह है कि लद्दाख का इलाका आज से नहीं बरसों से जो ना मुतनाज़ रहा है। बल्कि आज हमें रिपोर्ट देखी है जिसमें यह तक कि हारून रशीद के जमाने में मुसलमानों की इस पे नजरें थी और उनके यहाँ तसादम हुए हैं क्योंकि मुसलमान चीन जाना चाहते थे। ये वो इलाका है जो चीन के संगम पे वाक़ है, सिंध कियांग जहाँ मुसलमानों का इंटरेस्ट है, उसके साथ तिब्बत जो खास तौर पर बुद्धों का इलाका है, और लद्दाख दरअसल तिब्बत के जेर असर रहा है और तिब्बत जो था वो चीन के जेर असर रहा है। इसलिए चीनी उस पर अपना हक समझते हैं। इंडियंस के लिए अब प्रॉब्लम ये आ गया कि वो उस रास्ते से हमारी जो सी पैक बन रही है या हमारा सियाचिन और कारगिल का इलाका है उस पर अपना तसल्लुत करना चाहता है। यहाँ कई बार तब्दीलियां आई, इसमें ऐसी बात नहीं है। अकबर ने आके जब कश्मीर पे अपना मकाम क्याम किया तो उसने भी लद्दाख के इलाके पर उन्होंने कच्चा खराज दिया, ठीक हो गए। औरंगजेब के आलम में फिर दोबारा इन्होंने किया। तो एक लंबी कहानी रही। मुसीबत उसी वक्त पैदा हुई जब इसे डोगरा हुकूमत को एक सिख के हाथ पे बेच दिया गया और 75 लाख में ये सूबा बेच दिया गया। रंजीत सिंह ने इसको फतह किया। बस वो जो दौर था उसके बाद कश्मीर अभी सीधा नहीं हो पा रहा और लद्दाख जो था कश्मीर के ही सर पर एक कलगी थी और है, जिसको वो चीन वाले कहते हैं कि भाई इंडियंस वाला तुम्हारा क्या हाथ। वो तो तिब्बत पर भी अपना हक जमाते थे, वो तो हर जगह अपना हक जमाते हैं, चुनाचे वो हक तो अब नहीं किसी को मिल सकता चीन के होते हुए। वो इसीलिए सारी सूरत हाल जो है वहाँ गड़बड़ हुई। जी, भारत की सर बात हो रही है तो भारत में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और दिल्ली में सेहत मराकज चलाने के लिए फौज तलब कर ली गई है। भारत में खासा प्रॉब्लम है जी। वहाँ लॉकडाउन भी जब हुआ था तो लॉकडाउन लोगों ने अगले दिन तोड़ दिया था, हुआ ही नहीं वहाँ लॉकडाउन ना, और लोग देहातों के देहात चलते थे। वो एक अजीब बड़ा शहर है, वहाँ पॉकेट्स पे लॉकडाउन करना चाहिए थे और उन इलाकों में जहाँ कोरोना था वहाँ करना चाहिए था। इतने बड़े मुल्क को जो ना, और वो भी मुल्क जहाँ गरीब तबका जो है
वो करोड़ों में हो, करोड़ों में, और जहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ गरीब और मेहनत कशों पे ना हो, बल्कि वो आमदनी के लिहाज से ही सिर्फ कम ना हो बल्कि अनपढ़ भी हो। अनपढ़ भी तो हो। ऐसी सूरत में आपने जिस तरह वहाँ सूरत पैदा हुई है, इंडिया को इस वक्त काबू करने के लिए कोरोना को बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये मोदी वो नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को धमकियां दे दे या चीन को धमकियां दे दे और समझे कि इससे इस वबा पे काबू पाया जा सकता है। आसान नहीं है। सर, इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम ने भी कहा है कि जो भारत का हेल्थ सिस्टम है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। जी हाँ, जाहिर है कि वो पूरी दुनिया समझती है कि वहाँ फुटपाथों पे, सड़कों पे लोग पड़े मर रहे हैं और ये सूरत पैदा हो रही है। लेकिन खुदा ना करे अब हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से कुछ एहतियात शुरू हुई है, खुदा ना करे कि पाकिस्तान की सूरत ऐसी खराब हो, वरना ये बहुत ही खतरनाक और बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बात हो। जी सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। पहले उन्होंने गवर्नमेंट लैब से करवाया तो पॉजिटिव आया, प्राइवेट से करवाया तो नेगेटिव आया। टेस्टों की बड़ी अजीब बात है। आप एक दिन करवाते हैं कोई रिजल्ट आता, दूसरे दिन कराते हैं कुछ आता है। वो कहते ही मैंने वहां कराया था तो ये आया, शौकत खाना में कराया तो ये आया, मैंने आखा में कराया तो ये आया, फलां कराया तो ये आया। हमारे बड़े बड़े अदारे जो है ना वो ये इसी काम पे करते हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम पैदा करते हैं और सूरत ऐसी खराब ही होती है। जी अच्छा, इसके अलावा मेरा ख्याल खबर आप पास कम है, लेकिन सर आखिरी एक खबर रह गई है मेरे पास। सदर ट्रम्प की मुखालफत के बावजूद जॉन बोल्टन की किताब मार्केट में आ गई। जॉन बोल्टन मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, नजरियाती आदमी, कमिटेड आदमी है। वो न्यू कॉन से भी आगे की चीज है वो, लेकिन यूएनओ में उनका नुमाइंदा भी रहा है, मंदूब भी रहा है। इसको भी हटा दिया था इसने, ट्रम्प ने। ट्रम्प तो ऐसे ही पता नहीं अजीब गरीब चीज आ गई है। अगर ये दोबारा कामयाब होता है तो इससे मतलब है कि अमेरिकी कौम जो है ना वो पीछे चली गई है। सही। उनको कोई बात नहीं है, कोई सेंस नहीं है। लेकिन उसने अपनी किताबें बहुत सी बातें लिखी हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि ये चीन के सदर को ये कहता था कि आप मेरा गंदम और पता नहीं क्या खरीदें, उसके नतीजे के तौर पर मुझे उस इलाके में वोट मिलेंगे और मैं जीत जाऊंगा दूसरी बार। कहता बजाय बात करने किस तरह की बातें करता था और पूछता था शुरू में आके ये बरतानिया जो है ये सुपर पावर नहीं, एटमी पावर है। अच्छा देखिए, ऐसे है गालबन ओबामा से पहले जो थे, निक्सन थे क्या, वो उन्होंने पूछा था कश्मीर क्या है, ये मुल्क का नाम है। कश्मीरा ऊन भी होती है ना, तो उनको भी कश्मीर का नहीं पता। बड़े बड़े तमाशे रहे हैं वहां के सदर देखा जाए तो। और उनकी लेकिन वो एक बात उनमें होती है कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब वो चलते हैं तो पता नहीं चलता उनकी नरैकियां क्या है। उनमें पढ़े लिखे लोग जो होते हैं उनको तो मुजस्समे लगे हुए हैं, उनके नाम से अदारे बने। वुडरो विल्सन अदारा बना हुआ है, बड़े लोगों के। रूजवेल्ट को आज भी वो पूछते हैं जिन्होंने उनको डिप्रेशन से निकाला था। तो अमेरिका की जो सारी कैफियत और सूरत हाल है वो आसान नहीं, मुश्किल है जो चलती है। जी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। जी, क्लोजिंग रिमार्क्स गालबन आप रूस की स्टोरी को एक नजरअंदाज कर गए कि इस वक्त रूस में मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर गए। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात हो रहे हैं। ख्याल था कि शायद रूस जो है वो चीन के साथ मिलकर अफ्रीकी मुज़ाकरात होंगे, मदद करेगा, लेकिन वो मदद नहीं की उन्होंने। वो तो जो डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते थे उसके बातचीत कर रहे हैं। इसका जो चीन की और इंडिया की लड़ाई है उसमें रूस नहीं आता, उसकी बात नहीं हो रही। और यही हमें देखना चाहिए कि इंडिया खासी मुश्किलात में है, इधर उधर से असला भी तलाश कर रहा है और खरीद भी रहा है। अब रह गया क्लोजिंग रिमार्क्स, तो क्लोजिंग रिमार्क्स में ये कह सकता हूँ कि आज बड़ी खबर तो हमारी शहरी हवाबाजी की थी कि हम उन जहाज़ों में परवाज कर रहे हैं जिनके पायलट जो हैं उनके पास वैसे लाइसेंस भी नहीं है जैसे हमारे ट्रक ड्राइवरों के पास होते हैं, और तनख्वाहें उनकी वो हैं जिनको सुन के इंसान हैरान रह जाता है। अगर इन्होंने आलमी सतह पर तनख्वाहें लेनी है, अगर हमने अदारे चलाने हैं तो हमें उस पर कुछ करना पड़ेगा, वरना छोड़ें, प्राइवेटाइज करें, उनको किसी के सुपुर्द करें, भले लोगों के पास जो इस चीज़ को चला सकें और लेके आगे बढ़ सकें। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। अब हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।